दोस्तों आज मैं आपको RSI पूरा यूज़ करने का तरीका बताने आ रहा हूँ। कैसे आप उसकी मदद से एक बड़ा टारगेट एंड छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिए। मोस्टली लोग आरएसआई को एज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल ट्रेडिंग में 30% से भी कम काम करता है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आरएसआई को रियल वे में कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि आरएसआई को ट्रेडिशनल वे में कैसे यूज करते हैं, आरएसआई को रियल वे में कैसे यूज करते हैं, आरएसआई को फिबोनाची के साथ कैसे यूज करते हैं, आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ यूज करते हैं और आरएसआई को अदर इंडिकेटर्स के साथ कैसे यूज करते हैं। और लास्ट पर हम पूरा एक डाइवर्जेंस का टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आरएसआई की बात करें तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसका मतलब होता है कि आरएसआई हमें प्राइसेस की स्पीड और स्ट्रेंथ दिखाता है। आसान भाषा में समझे तो आरएसआई हमें बताता है कि प्राइसेस कितना तेज ऊपर जा सकते हैं या कितना तेज नीचे जा सकते हैं, या आरएसआई हमें दिखा सकता है कि प्राइसेस कितना स्लोली ऊपर जाएगा या कितना स्लोली नीचे जाएगा। चार ही प्रोबेबिलिटीज हो सकती है प्राइसेस में, या तो फास्ट मोमेंटम देकर ऊपर जाएगा, या तो स्लो मोमेंटम देकर ऊपर जाएगा, या तो फास्ट मोमेंटम देकर नीचे आएगा, या तो स्लो मोमेंटम देकर नीचे आएगा। ये चारों केस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएसआई, जो कि हम आगे देखेंगे। और अगर हम आरएसआई के बारे में जाने तो आरएसआई एक ऑसिलेटर है, जिसका मतलब होता है कि जो आरएसआई का वैल्यू है वो 0 से लेकर 100 के बीच में होता है। ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान घूमता रहता है, यानी कि या तो ये 0 पे मिनिमम जा सकता है या तो ये मैक्सिमम अप टू 100 जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आप देखोगे प्राइसेस इन वैल्यूज तक नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनली हम आरएसआई को कैसे यूज करते हैं। ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है कि अगर आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर जाएगा तो इसको हम ओवरबॉट मार्केट कहते हैं और इसमें आपको सेलिंग करनी है। दूसरा केस, अगर मार्केट 30 से नीचे जाएगा तो ये एक ओवरसोल्ड केस है और इसमें हमें बाइंग करनी होगी। और अगर मार्केट ज़्यादा ही बुलिश या ज़्यादा ही बियरिश होगा तो उस वक्त कहा जाता है कि 80 के ऊपर ओवरबॉट होगा और 20 के नीचे ओवरसोल्ड होगा। ये ट्रेडिशनल वे आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, हालांकि वहाँ पर भी जो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए आज हम आरएसआई का रियल वे देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ताकि आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में एज वेल एज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। आरएसआई को अपने चार्ट पे प्लॉट करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है आरएसआई, जो कि यहाँ पर पहले ही आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हो कि आपके चार्ट पे एक इंडिकेटर ड्रा हुआ है जो कि आरएसआई है। नए तरीके से इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग्स में आना है, जो कि आपको नीचे यहाँ पर दिखेंगी। और इनपुट्स में आपको क्या करना है, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको आरएसआई लेंथ को 7 या 10 रखना है, या आप 14 पे भी यूज़ कर सकते हो। सोर्स में आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप HL2 भी रख सकते हो और आप क्लोज भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्लोज रखना है। नीचे आपको किसी भी चीज़ के साथ नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपको स्टाइल्स में आना है और स्टाइल्स में आपको इन सारी सेटिंग्स का कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें आरएसआई की लाइन चाहिए। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी हम थिकनेस जो है लेवल 2 पर रखेंगे ताकि ये थोड़ी मोटी हो जाए लाइन। यहाँ पर नीचे आपको आना है, यहाँ पर लिखा है आरएसआई अपर बैंड, इसमें हम इसकी सेटिंग 60 रखेंगे और इस डैशड लाइन को लाइन रखेंगे और इसकी थिकनेस लेवल 2 पे रखकर इसका कलर ग्रीन रखेंगे। जो कि ऊपर वाली लाइन है इसको हम ग्रीन रखेंगे, जो कि यहाँ पर है। और मिडिल बैंड को आप 50 ही रखोगे, इसके साथ आपको नहीं छेड़ना है। और जो आरएसआई का लोअर बैंड है इसको हम 40 पे रखेंगे और इस डैशड लाइन को भी हम लाइन पे रखेंगे और इसकी थिकनेस हम लेवल 2 पे रख के इसका कलर रेड रखेंगे। और यहाँ पर आपको नीचे आना है डिफ़ॉल्ट्स में और इसे सेव एज डिफ़ॉल्ट करना है और आपको ओके पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हो कि आरएसआई आपके चार्ट पे ब्यूटीफुली ड्रा हुआ है। आरएसआई की कैलकुलेशंस की बात करें तो ये वो फार्मूला है जिससे आरएसआई को कैलकुलेट किया जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है ये आरएस। आरएस क्या होता है? एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। अगर मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब होता है, अगर आपको दिख रहा है कि कैंडल्स की पॉजिटिव क्लोजिंग बढ़ रही है, यानी कि ज़्यादा ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं,
तो RSI का वैल्यू बढ़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि नेगेटिव क्लोजिंग ज़्यादा है, यानी कि रेड कैंडल्स ज़्यादा बन रहे हैं और बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि जो RSI है वो गिरेगा। ये इस फार्मूला का नटशल में मीनिंग है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि अगर पॉजिटिव क्लोजिंग ज़्यादा है RSI बढ़ेगा, अगर नेगेटिव क्लोजिंग ज़्यादा है तो RSI गिर जाएगा। तभी आप देखोगे जब मार्केट में छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनते हैं RSI उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो आप देखो RSI कितना अब्रप्ट फास्ट मोमेंट देता है। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करती है एक बड़ा सा मोमेंट कैप्चर करने में। अगर आपको दिख रहा है कि RSI का वैल्यू 60 के ऊपर है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग पोजीशंस बनाएंगे और ये एक अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको दिख रहा है कि RSI का वैल्यू 40 से नीचे है तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे, ये एक डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको दिख रहा है कि RSI 60 पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है तो ये एक स्ट्रेंथ की निशानी होती है और यहाँ पर भी हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि RSI लाइन 40 पे बार बार रेजिस्टेंस ले रही है तो ये एक सेलिंग की निशानी होती है, ये हमें दिखाता है कि बियर्स कंट्रोल में है। अगर RSI की लाइन 50 से ऊपर जा रही है तो उसे हम समझ सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत है। और सिमिलरली अगर RSI 50 लेवल के नीचे आ जाते हैं तो उसे हम समझ सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हम डिफरेंट तरीके से RSI को कैसे ट्रेड करते हैं। ये आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो और ये चीज़ आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। अब यहीं पर हम RSI की पहली स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि है 60-40 स्ट्रैटेजी। अगर आपको दिख रहा है कि RSI 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ तो आपको बाइंग की पोजीशंस बनानी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सीध में ये एक कैंडल है जहाँ पर मुझे सिग्नल मिल रहा था बाइंग का, और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइसेस कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 लेवल पर मुझे सेलिंग का सिग्नल मिल रहा था इस कैंडल पे, तो यहाँ पर मैं सेलिंग कर सकता था। ये मुझे दिखा रहा था कि अब प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आने वाले हैं और इसके बाद आप मोमेंटम भी देख सकते हो कि कितना फास्ट आता है। तो ये पहली स्ट्रैटेजी है। अगर आपको दिख रहा है कि RSI 60 लेवल के ऊपर जा रहा है तो आपको बाइंग करनी है। अगर आपको दिख रहा है कि RSI 40 लेवल के नीचे आ रहा है तो आपको सेलिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस ने ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंट दिया है नीचे से और अब ये 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, उस वक्त आपको उस सिग्नल को अवॉइड करना है। और सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस ने पहले ही एक बड़ा मोमेंट दिया है डाउन ट्रेंड में और फिर RSI 40 लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है, उस वक्त भी आपको ट्रेड लेने से वेट करना है। आपको पहले प्राइसेस को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको RSI को सिंगली यूज करना है। जस्ट आपने RSI देख लिया और ट्रेडिंग हो गई। RSI को हम मल्टीपल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ ट्रेंड और फिबोनाची, जो कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड के साथ RSI को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ इसको कैसे यूज़ करते हैं। और एक बात जो कि आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए याद रखनी है, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस में छोटा छोटा मूवमेंट आ रहा है या प्राइसेस साइडवेज रेंज में है, उस वक्त भी आपको अगर 60 और 40 लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। और सिमिलरली जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट का पहला ही कैंडल है और वो 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है या 40 लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो उस वक्त भी आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ये गैप अप, गैप डाउन और मार्केट के फर्स्ट कैंडल में थोड़ा फॉल्स मूव दिखा देता है। जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा दूं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट का पहला ही बड़ा कैंडल रेड बना और इसने एक अब्रप्ट मोमेंट दिया नीचे की तरफ। इसके दो वजह है, एक तो प्राइसेस गैप डाउन में खुला और मार्केट का पहला ही कैंडल रेड बना, तो इस वक्त आपको ये सिग्नल नहीं लेना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइसेस गैप अप में खुले, पहला कैंडल ग्रीन बना और यहाँ पर एक अब्रप्ट मोमेंट आ गया RSI में, ये भी आपको नहीं लेना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट का पहला कैंडल गैप अप में खुला, उसी के साथ RSI ने हमें यहाँ पर एक अब्रप्ट मोमेंट दिखाया और यहाँ पर इसने 60 लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। ये भी आपको ट्रेडिंग में नहीं लेना है। शॉर्ट में याद रखना है, मार्केट का पहला कैंडल हो या मार्केट में वीक मोमेंट्स या वीक कैंडल्स बन रहे हो, उस वक्त हमें 60-40 ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है। तो ये चीज़ याद रखना।
यहाँ पर आप देखिए प्राइसेस नीचे आए, फिर यहाँ पर एक 40 लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया। आप देखिए मार्केट पहले ही इतना बड़ा मोमेंट दे चुका था और फिर यहाँ पर 40 लेवल का ब्रेकडाउन होता, तो ये एक रियल ट्रेड नहीं है। इसके बजाय क्या हुआ है कि उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई है मार्केट में और उसके बाद यहाँ पर 60 लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। ये एक रियल ट्रेड है, आप इसे ले सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में मैं कंक्लूड करूँ, अगर आपको दिख रहा है एक वीक मोमेंट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट का पहला कैंडल है या गैप अप में खुला है या गैप डाउन में खुला है और उस वक्त आपको RSI सिग्नल दे रहा है तो वो नहीं लेना है। तीसरी चीज़, अगर मार्केट में पहले ही बड़ा मोमेंट आया है नीचे की तरफ तो 40 लेवल का ब्रेकडाउन नहीं लेना है अगर वो दिखा रहा है उसके बाद। और सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक बड़ा सा पॉजिटिव मोमेंट आया है फिर 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी नहीं लेना है। अगर आपको किसी अच्छी जगह मिल रहा है, रिट्रेसमेंट की जगह मिल रहा है, तो वो सारे आपको लेने हैं। अब हम बात करते हैं RSI डाइवर्जेंस की। RSI डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक है बुलिश RSI डाइवर्जेंस और दूसरा है बियरिश RSI डाइवर्जेंस। तो अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस होता है अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी वक्त अगर आपको दिख रहा है कि RSI ऊपर नहीं जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है। मैंने आपको कहा था अगर आपको मार्केट में दिख रही है कि पॉजिटिव क्लोजिंग्स है तो आप RSI ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि RSI नीचे जा रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और जब आपको दिखे कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और RSI नीचे आ रहा है, इसको हम कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया है और RSI ऊपर गया है तो उस चीज़ को हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम इस चीज़ को रियल चार्ट पर देखते हैं। RSI डाइवर्जेंस आपको मार्केट में तभी मिलती है जब मार्केट में वीक मोमेंटस होते हैं। अगर मैं RSI डाइवर्जेंस को रियल चार्ट पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है और यहाँ से यहाँ तक प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। अगर हम सेम यही RSI पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि RSI नीचे से ऊपर गया है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस का केस है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन अगर हम इसे RSI पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि RSI नीचे की डायरेक्शन में आया है। तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस का केस है। जब भी आपको दिखे मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस है उसके बाद क्या होता है, एक पॉजिटिव मोमेंट एक्सपेक्टेड होता है। सिमिलरली जब आपको दिखे मार्केट में बियरिश डाइवर्जेंस है तो उसके बाद एक नेगेटिव मोमेंट एक्सपेक्टेड होता है। अब आप में से बहुत सारों का क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सर हमें बुलिश डाइवर्जेंस में अपनी एंट्री कहाँ बनानी है और बियरिश डाइवर्जेंस में अपनी एंट्री कहाँ बनानी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको दिखे मार्केट में एक बियरिश डाइवर्जेंस है तो आपको RSI पे एक सपोर्ट ड्रा करना है और उसी वक्त आपको प्राइसेस पे एक सपोर्ट ड्रा करना है। जैसे ही आपको दिखे RSI के सपोर्ट का या इन प्राइसेस के सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। या जब भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स बियरिश एनगल्फिंग कैंडल या एक पिन बार मिले जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं तो वहां पर भी आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो। और सिमिलर केस रहेगा बुलिश डाइवर्जेंस के लिए। यहाँ पर आपको इन हाइज पे एक रेजिस्टेंस मार्क करनी है या एक आप ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो और सिमिलरली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको मार्क करनी है। जैसे ही आपको दिखे या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है या इस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पर आप अपनी एंट्रीज बना रहे हो। या अगर आपको दिख रहा है कि नीचे एक हैमर कैंडल स्टिक है या एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर भी आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो। ये चीज़ याद रखना। चलिए अब हम RSI की एडवांस्ड लेवल की स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर अभी हम स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं इसमें हम RSI और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम दो तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट की स्विंग नीचे की है तो हम फिबोनाची ऊपर से नीचे तक ड्रा करेंगे इस पॉइंट तक, यानी कि जो लोवेस्ट पॉइंट होगा स्विंग का उस वक्त बना होगा। जैसे कि मेरे केस में अभी मैं ये लूँगा तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा और एक्सटेंड करूँगा। और अगर दिख रहा है आपको मार्केट नीचे से ऊपर गया है तो जिस स्विंग से बाइंग आई है यानी कि यहाँ से बाइंग आई है तो मैं नीचे से इसके टॉप तक इसको एक्सटेंड करूंगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो फिबोनाची की इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 23.6,
38.20, 50% और 60% लेवल। इसमें यहाँ पर जो 50 और 61.80 के दरमियान गैप है, इस चीज़ को हम कहते हैं गोल्डन जोन। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होगी। अगर आपको दिख रहा है कि फिबोनाची की किसी भी इम्पॉर्टेंट लेवल से रिट्रेसमेंट हो रहा है और उसी वक्त या उसके थोड़ी देर बाद या तो RSI 60 लेवल के ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम बाइंग करेंगे। और अगर आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल से रिट्रेसमेंट आ रही है और उसी वक्त RSI 40 लेवल के नीचे जा रहा है, तो उस वक्त हम सेलिंग करेंगे। चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेलिंग स्विंग को लूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रा करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्राइसेस जो है वो सीधे ही इस गोल्डन जोन में गए हैं। सबसे खतरनाक लेवल होती है इस फिबोनाची की। और इसके बाद आप देख सकते हो कि RSI का बिहेवियर क्या था। RSI नीचे आया और इस सेकेंड कैंडल में मुझे ये दिखा रहा है कि 40 लेवल के नीचे आ रहा है। तो आप इस सेकेंड कैंडल या तो इसकी क्लोजिंग के बाद अपनी पोजीशंस बना सकते थे या आप इसी में अपनी पोजीशन सेलिंग की बना सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि प्राइस एब्रप्टली नीचे आए हैं। तो आप अब देखना कि मैं डिफरेंटली कैसे इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करता हूँ। अब ये स्विंग हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद मेरी कौन सी स्विंग बनी है, वो है ये वाली सेलिंग की स्विंग। तो इस सेलिंग की स्विंग को मैं ड्रा करूँगा। मैं इसको ऊपर से नीचे तक लाऊंगा और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। अभी यही वाली स्विंग है और यहाँ पर आप देखो प्राइसेस नीचे आए। पहले इस 23.6 लेवल पर इन्होंने रिट्रेसमेंट की और इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि मुझे RSI ने कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस सीधे ही इस 50% लेवल पर आए और उसके बाद क्या हुआ, मुझे यहाँ पर RSI ने सिग्नल दिया कि मैं सेलिंग के लिए जा सकता हूँ। यहाँ पर पहले उतना मोमेंट नहीं था, फिर मैं उसके बाद देख सकता हूँ कि प्राइसेस सीधे ही नीचे आए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो भी मार्केट की रीसेंट बाइंग या सेलिंग स्विंग होती है आपको उस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलिंग की स्विंग ड्रा की। अब आप कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पर बाइंग की स्विंग ड्रा क्यों नहीं की। तो आप देखो मार्केट का पहले ही ट्रेंड डाउन ट्रेंड था यहाँ से और जो बड़ी स्विंग है वो सेलिंग स्विंग ही है एज कम्पेयर टू बाइंग स्विंग, तभी मैं यहाँ पर सेलिंग स्विंग ड्रा कर रहा हूँ। अगर मैं बाइंग स्विंग की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस हम मान लेते हैं इस स्विंग से इस हाई तक पहले गए थे और उसके बाद क्या हुआ है कि प्राइसेस सीधे ही नीचे आए इस 38.20 के जोन में। फिबोनाची पे मैं अब अगले हफ्ते वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारे जोन कवर करूंगा कि कहाँ से कितना रिट्रेसमेंट आता है और हमें फास्ट मोमेंटम में कहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है, हमें वीक मोमेंटम्स में कहाँ से रिट्रेसमेंट मिलता है और बाकी कुछ मैं अगले वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा। तब तक आप हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ढेर सारी अच्छी वीडियोस लाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो 38.20 लेवल पर थे और आप देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइसेस 60 लेवल पर सपोर्ट ले रहे थे। तो अगर आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब भी आपको दिखे एक अप ट्रेंड में 60 लेवल पर प्राइसेस बार बार सपोर्ट ले रहे हैं तो वो अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ की निशानी होती है। तो यहाँ पर उसके बाद आप देखो इस जोन में तो उतनी एक्टिविटी नहीं हुई, फिर यहाँ पर आप देखो मुझे एक बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी बाइंग कर सकता था। दो तरीके हैं, या तो मैं इस बुल फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकता था या तो मैं इसे एज ए रीटेस्ट ले लेता इस 23.60 लेवल का। इसी तरह से आप डिफरेंट बाइंग की स्विंग्स ढूंढ सकते हैं और आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्राई कर सकते हैं RSI के साथ। चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी है इसमें हम RSI और प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने चार्ट पर RSI को लगाएंगे और इसकी सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर जो RSI का अपर बैंड है इसको 60 पे रखेंगे और RSI का लोअर बैंड जो है वो 40 पे रखेंगे। प्राइस एक्शन में हम ट्रेंड ट्रेडिंग का यूज करेंगे, दैट इज अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, यानी कि सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड चेक करने के लिए आप पिछले 7 से 10 ट्रेडिंग सेशंस का चार्ट देख सकते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ सकते हैं और पिछले 7 से 10 ट्रेडिंग सेशंस का मोमेंट देख सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है और यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि एक अप ट्रेंड है। और दूसरा केस हो सकता है कि पिछले 10 या 7 दिन के जो कैंडल्स है वो
डाउन ट्रेंड में जा रहे थे। अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होगी। जब भी आपको दिखे कि जो RSI है वो अपने 60 लेवल यानी कि अपने अपर बैंड का ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको अपनी बाइंग की पोजीशंस बनानी है। जैसे कि हम यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं कि RSI ने ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल में, और फिर प्राइसेस जो है वो सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में गए थे। यहाँ पर अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 से 30 पॉइंट का प्रीमियम में मोमेंट मिला होता। फिर हम अगर आगे देखें, यहीं पर हमें दूसरा ट्रेड मिला था इस कैंडल में, तो यहाँ पर भी अगर हम ट्रेड लेते फिर आप देख सकते हो कि प्राइसेस में कितना अच्छा खासा मोमेंट आया है। अगर हम इसी स्ट्रैटेजी को पीछे बैक टेस्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि RSI ने 60 लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था और यहाँ पर इस कैंडल में हमारी एंट्री बन रही थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि RSI ने 60 लेवल का ब्रेकआउट दिया था और इस कैंडल में हमारी एंट्री बन रही थी। तो यहाँ पर भी जो हमारा ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI ने 60 लेवल का ब्रेकआउट दिया और हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड मिल रहा था। उसके बाद भी प्राइसेस में अच्छा खासा मोमेंट आया है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला है 60 लेवल का, तो इस कैंडल में हमारी एंट्री बन रही थी। फिर आप देख सकते हो कि प्राइसेस में एक हमें छोटा सा मूव मिला है जिसमें तकरीबन हमारे 5 से 10 रुपए के प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हुए होते। चलो इसको हम स्टॉप लॉस ही मान लेते हैं, क्योंकि कभी भी आपके 10 में से 10 ट्रेडर्स जो है वो सही नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है और इस कैंडल में आपकी एंट्री बन रही थी। फिर उसके बाद भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस में अच्छा खासा मोमेंट हमें मिला है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको बहुत बार बैक टेस्ट करना है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होगी। आपको देखना है कि जब भी RSI जो है वो अपने 40 लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है तब आपको अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनानी है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा था इस कैंडल में, तो यहाँ पर हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते थे। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है इस कैंडल में, तो यहाँ पर भी हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है और इस कैंडल में हमारी एंट्री जो है वो बन रही थी। फिर आप देख सकते हो कि प्राइस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है 40 लेवल का, तो उसके बाद भी जो है मोमेंट वो बड़ा मोमेंट आया है। यहाँ पर भी 40 लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, फिर थोड़ा प्राइसेस ऊपर गए, फिर से हमें ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर, फिर से प्राइसेस जो है उन्होंने एक बड़ा मोमेंट दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि RSI ने हमें एक यहाँ पर सिग्नल दिया है, तो यहाँ पर भी हम अपना एक ट्रेड बना सकते थे। इसी तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में होंगे तो आपको 40 के ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं लेना है। सिमिलरली अगर प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होंगे तो आपको 60 के ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं लेना है। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है पूरी ट्रेंड बेस्ड है और यहाँ पर आपको सिस्टम्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा वो मिनिमम 1:2 से लेकर 1:3 तक होगा। कि इस स्ट्रैटेजी में हम प्राइस एक्शन प्लस RSI प्लस बॉलिंजर बैंड्स का यूज करेंगे। प्राइस एक्शन में हम ट्रेंड ट्रेडिंग का यूज करेंगे, जैसे कि आपको मैंने सिखाया है। पिछले 7 से 10 दिनों का ट्रेंड देखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। RSI की 60-40 स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और बॉलिंजर बैंड की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। यहाँ पर बाइंग सिग्नल तभी जनरेट होगा जब ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, RSI 60 लेवल का ब्रेकआउट देगा और प्राइस या तो मिडल बॉलिंजर बैंड पे होंगे या तो नीचे से आकर मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI जो है वो 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा था और इसी वक्त प्राइसेस जो थे वो मिडल बॉलिंजर बैंड पर थे। उसके बाद हम मोमेंट देख सकते हैं और अगले दिन जो प्राइस है वो गैप अप में भी खुले है। इस स्ट्रैटेजी को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था और इसी वक्त जो प्राइसेस है वो नीचे से आकर बॉलिंजर बैंड का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था और इस वक्त प्राइसेस जो थे वो मिडल बॉलिंजर बैंड पर थे और फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में अच्छा खासा मोमेंट आया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे रहे थे नीचे से आकर और वो ऊपर जा रहे थे और उसी वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा था, यानी कि इस कैंडल में भी हमारी यहाँ पर एंट्री बन रही थी और ये वाला ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस मिडल बॉलिंजर बैंड पर थे और इसी वक्त प्राइसेस जो है वो 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं और ये चीज याद रखनी कि बाइंग आप तभी करोगे जब मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होगा।
और यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल तभी जनरेट होगा जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, RSI 40 लेवल का ब्रेक डाउन देगा और प्राइसेस या तो मिडल बॉलिंजर बैंड पर होंगे या ऊपर से आकर मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन दे रहे होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको सबसे पहले एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखना है, फिर RSI और बॉलिंजर बैंड को अपने चार्ट पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो 40 लेवल का ब्रेक डाउन दे रहे थे और इसी के सीध में यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन हो रहा था। तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही है। ये चार्ट अभी मैं फॉरेक्स का देख रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी को हमने गोल्ड, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स ट्रेडिंग सब जगह यूज किया है और ये एग्जैक्टली वर्क करती है हर मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा था और इसी वक्त यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन हो रहा था, ऊपर से प्राइसेस आ रहे थे। तो यहाँ पर भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो फिर वो सक्सेसफुल हुई है। अगर मैं इसी स्ट्रैटेजी को आगे देखूं तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है और इसी वक्त यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है। और एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि 40 लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा है और एग्जैक्ट उसी वक्त मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन होगा। ये इससे 5 मिनट पहले भी हो सकता है या 5 मिनट बाद भी हो सकता है, लेकिन आपको एक मार्केट की एक्सपीरियंस हो जानी चाहिए कि इसके बाद अब ये एक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा ये कभी कभार लैग भी करते हैं, यानी कि 5 या 10 मिनट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये एक साथ वर्क करते हैं। अगर हम यहीं पर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें 40 लेवल का ब्रेक डाउन मिला और यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड पर इस वक्त प्राइसेस थे। तो यहाँ पर भी हमें जो है एक सिग्नल अच्छा खासा मिला है और फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 40 लेवल का ब्रेक डाउन हुआ और इसी वक्त प्राइसेस ऊपर से मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन दे रहे थे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि ऊपर से प्राइसेस आ रहे थे और मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन दिया और इसी वक्त RSI जो है वो 40 लेवल का ब्रेक डाउन दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन ट्रेडर्स की सक्सेस रेट जो है वो अच्छी खासी होती है। तो इसी तरह से आप इसे अपने चार्ट पर बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी स्ट्रैटेजी की जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होती है। इस स्ट्रैटेजी से आपके 60 ट्रेड सही हो सकते हैं 10 ट्रेड्स में, लेकिन 3 स्टॉप लॉसेस जो है वो एक्सपेक्टेड तो होते ही, लेकिन कभी कभार क्या होता है आपके 10 में से 9 भी सही हो सकते और कभी कभार आपके 10 में से 8 भी सही हो सकते हैं। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 में से कम 7 तो सही हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इसको मास्टर करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, सेटअप पे फोकस करना होगा, उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो इसे अपने चार्ट पर यूज करने से पहले बैक टेस्ट और इसमें मास्टरी जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस होता क्या है। डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस occurs when price of an asset and the indicator that we use are going in opposite direction। इसका मतलब होता है जब प्राइसेस एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी वक्त जो इंडिकेटर है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी कि प्राइसेस के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है। या प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो इंडिकेटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है, यहाँ पर भी हम कहते हैं कि एक डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है डाइवर्जेंस में जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो सारे के सारे ऑसिलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडी, RSI, स्टोकेस्टिक RSI, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटर्स ही यूज करते हैं। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंस होती है जब प्राइसेस एक डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं और उसी वक्त जो इंडिकेटर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है। जो डाइवर्जेंस है इसके कुछ टाइप्स है। डाइवर्जेंस के टाइप्स समझने से पहले आपको ये याद रखना है कि डाइवर्जेंस हमें 2 चीज़ें सजेस्ट करता है। जब भी हमें डाइवर्जेंस मिले तो या तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें सिग्नल करता है या तो वो हमें ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल करता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, यानी कि क्या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। डाइवर्जेंस के 2 टाइप्स है। जो इसका पहला टाइप है उसे हम कहते हैं क्लासिकल और ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है जब भी हमें प्राइसेस में क्लासिकल डाइवर्जेंस मिले तो वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है या प्रीवियस ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस ट्रेंड एक अप ट्रेंड था और यहाँ पर हमें क्लासिकल डाइवर्जेंस मिलती है तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है और जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में आ सकते हैं। जो इस डाइवर्जेंस का दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस और ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है अगर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस मिलेगी तो ये हमें यहाँ पर सिग्नल करता है कि प्राइसेस में अभी भी स्ट्रेंथ है और प्राइसेस अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं या
प्रीवेलिंग या प्रीवियस ट्रेंड की डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर अप ट्रेंड था। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डाइवर्जेंस है उसके दो टाइप्स है, एक है क्लासिकल डाइवर्जेंस या ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस, और दूसरा है हिडन या ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस। जो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे वो होगी क्लासिकल डाइवर्जेंस, और हम इसके टाइप्स भी सीखेंगे जिसे हम डिटेल में सीखेंगे। तो क्लासिकल डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसके भी कुछ टाइप्स है। जो इसका पहला टाइप है उसे हम कहते हैं बुलिश और पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और जो इसका दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं बियरिश और नेगेटिव डाइवर्जेंस। यहाँ पर हम सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम बियरिश डाइवर्जेंस को कवर करेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस occurs when the price of a security is making lower lows but the RSI is making higher lows। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जब बुलिश डाइवर्जेंस बनती है उस वक्त जो प्राइसेस है वो लोअर लोज का पैटर्न बनाता है, और जो RSI है वो उस वक्त हायर लोज का पैटर्न बनाता है। बुलिश डाइवर्जेंस मिलने के लिए आपको जो पिछला ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड या डाउन मूव होना चाहिए। फिर जैसे ही आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगी उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेस जो है वो आप ट्रेंड रिवर्स करेंगे और प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर इस सिक्योरिटी ने पहला लो लगाया, उसके बाद फिर से प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, और यहाँ पर इस सिक्योरिटी ने सेकंड लो बनाया। इस वाले लो को हम फर्स्ट लो नाम रखेंगे और इसका नाम हम लो नंबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड लो है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में लोअर है। वही आपको मैंने अभी कहा कि प्राइस जो है वो लोअर लोअर्स का पैटर्न बनाता है। उसी वक्त जो RSI है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला लो है और ये RSI का सेकंड लो है। तो यहाँ पर ही इसने हायर लोज का पैटर्न बनाया है, यानी कि प्राइसेस जो है वो लोअर लोज का पैटर्न बनाता है, लेकिन जो RSI है वो हायर लोज का पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर प्राइस का जो मोमेंट है इंडिकेटर उसका अपोजिट मोमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है उसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस में जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो है जो प्राइस है वो लोअर लोज बनाता है और जो RSI है वो हायर लोज का पैटर्न बनाता है। जब भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले उस वक्त हम प्राइस के लोअर लोज को कनेक्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन से, और RSI के हायर लोज को कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही फिर हमें सिग्नल मिलता है बाइंग का हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं, जो कि मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। और कुछ पॉइंट्स जो कि आपको बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में पता होने चाहिए वो है इफ RSI is showing bullish divergence and prices are at a support level it confirms buying signal। इसका मतलब होता है जब भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले और उस वक्त जो प्राइसेस होते हैं वो एक सपोर्ट पर आपको मिले, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होता है और आप इस सपोर्ट पर बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो। आप इसे कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। और कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं, अपने नोट्स में आपको रखने हैं, वो है फॉर इट्स फॉर्मेशन प्रीवियस ट्रेंड और मूव शुड बी डाउन ट्रेंड और डाउन मूव, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। जब भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले उस वक्त जो पिछला ट्रेंड या मूव होना चाहिए वो एक डाउन ट्रेंड या डाउन मूव होना चाहिए। टू गेट बुलिश डाइवर्जेंस ए ट्रेंड लाइन इज ड्रॉन ऑन द ट्रफ्स और द लोज ऑफ RSI। ये भी आपको मैंने समझाया कि जब बुलिश डाइवर्जेंस होता है उस वक्त हम प्राइसेस के लोज को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो लोअर लोज होते हैं, और RSI के हायर लोज को हम उस वक्त कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। बियरिश डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। Bearish divergence occurs when the price of a security is making higher highs but the RSI is making lower highs। सिंपल सी मीनिंग है कि प्राइस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसी वक्त जो RSI है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में होने चाहिए, यानी कि बियरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए जो पिछला ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड या अप मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर पहले हाई की फॉर्मेशन होती है, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पर सेकंड हाई की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला हाई है यानी कि सेकंड वाला हाई वो फर्स्ट वाले हाई के कंपैरिजन में हायर है। वही मैं कह रहा था कि बेयरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए प्राइसेस में हायर हाइज का पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन उसी वक्त RSI जो है वो लोअर हाइज का पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पर हायर हाई है, यहाँ पर पहला हाई हायर है, यहाँ पर प्राइसेस में हायर हाई बन रहा है लेकिन RSI में लोअर हाई बन रहा है। तो इनको आपको कनेक्ट करना है एक ट्रेंड लाइन से। यहाँ पर याद रखना है कि बेयरिश डाइवर्जेंस के लिए आपको ट्रेंड लाइन से हायर हाइज को कनेक्ट करना है और RSI में लोअर हाइज को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं
लेकिन इंडिकेटर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है उसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस हमें सिग्नल करता है कि जो प्रिवेलिंग या प्रीवियस अप ट्रेंड था वो अब रिवर्स होने वाला है और प्राइसेस जो है वो अब नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो है प्राइस में हायर हाइज की फॉर्मेशन होनी चाहिए और RSI में लोअर हाइज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, इफ RSI is showing bearish divergence and prices are at resistance level, it confirms selling signal। यानी कि प्राइसेस अगर हायर हाई की फॉर्मेशन में रेजिस्टेंस के पास है और हमें RSI जो है वो बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आप इस रेजिस्टेंस पर सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। आप इसे भी कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। और कुछ पॉइंट्स, फॉर इट्स फॉर्मेशन प्रीवियस ट्रेंड और मूव शुड बी अप ट्रेंड और अप मूव, जो कि अभी मैंने समझाया कि बेयरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए जो पहला ट्रेंड या मूव होना चाहिए वो एक अप ट्रेंड या अप मूव होना चाहिए। टू गेट बेयरिश डाइवर्जेंस a trend line is drawn on the peaks / highs of RSI, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि हम प्राइस के भी हायर हाइज को ज्वाइन करते हैं और हम RSI के लोअर हाइज को एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करते हैं। चाहे वो बुलिश डाइवर्जेंस हो या बियरिश डाइवर्जेंस हो, अगर आपको उसके गुड रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। For good results, at least one peak or trough of the indicator should be in overbought or oversold region। डाइवर्जेंस जो है वो एज ए लीडिंग इंडिकेटर एक्ट करता है। ये आपको रिवर्सल का सिग्नल देता है बिफोर एक्चुअल रिवर्सल हैपन्स। तो डाइवर्जेंस एक पावरफुल इंडिकेटर है, आपको इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है। अब तक जो भी हमने पढ़ा क्लासिकल डाइवर्जेंस में, अब हम उसे रियल चार्ट पर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि इंट्राडे का टाइम फ्रेम। और इस चार्ट पर मैंने पहले से ही RSI ड्रा करके रखी है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको इसकी सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पर आपको अपर बैंड जो है वो 60 पे रखना है और जो लोअर बैंड है वो 40 पे रखना है, यानी कि 40-60 हम सेटिंग्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक बात, यहाँ पर लिखा है सोर्स। जब मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे देखूंगा, यानी कि 3 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, हम यहाँ पर 1 मिनट का इस्तेमाल डाइवर्जेंस पे नहीं करेंगे। तो जब मैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स देखूंगा उस वक्त मैं सोर्स को HL2 रखूंगा। लेकिन जैसे ही मैं स्विंग ट्रेडर्स के टाइम फ्रेम पे आऊँगा, यानी कि 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे, उस वक्त मैं यहाँ पर सोर्स में क्लोज ही रखूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एनालिसिस इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, तो मैं सोर्स में HL2 रखूँगा, यानी कि जब ये RSI कैलकुलेट होगा तब ये कैंडल के हाई और लो का एवरेज लेगा। क्योंकि इंट्राडे में जो विक्स है यानी कि हाइज और लोज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर डाइवर्जेंस के केसेस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस जगह से लेकर इस जगह जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, यानी कि यहाँ पर लोअर लोज का पैटर्न बना है। लेकिन अगर हम यही चीज़ RSI पे ऑब्जर्व करेंगे तो RSI पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह से लेकर इस जगह तक जो RSI है इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, यानी कि प्राइसेस जो है वो ऊपर से नीचे आए हैं लेकिन जो RSI है वो नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट बुलिश डाइवर्जेंस का केस है। और यहाँ पर जो पिछला ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड भी था। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस साइडवेज मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। तो आपको ऐसे डाइवर्जेंस का यूज़ करना है। अगर हम इसी निफ्टी 50 में इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, या अगर मैं पिछला भी देखूँ तो प्राइसेस जो है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम RSI के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट में RSI जो है वो हमें स्ट्रॉन्गर दिखा रहा था प्राइस में, और जो RSI है वो हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर भी जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता या डायरेक्टली हम इन छोटे कैंडल्स में भी एंट्री ले सकते थे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यहाँ तक आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो आपको ऐसे RSI देखना है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर देखूं फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइसेस देख सकते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि RSI जो है वो ये ऊपर की डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पर भी स्कैल्पर्स अपनी एंट्रीज बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इंट्राडे का चार्ट होता है उसमें आपको ऊपर के भी मोमेंट्स मिलते हैं, नीचे की भी मोमेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप RSI से स्कैल्पिंग यहाँ पर करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सिमिलरली अगर मैं किसी और स्टॉक का चार्ट खोलूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइमंस का देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइमंस में क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं,
लेकिन जो RSI है इसी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो नीचे की डायरेक्शन में आया है। और जो यहाँ पर ट्रेंड था पिछला वो एक अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर हमें बेयरिश डाइवर्जेंस का केस मिल रहा था, यानी कि प्राइसेस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन जो RSI है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर भी हम इन रेड कैंडल्स में अपनी स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकते थे। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है इसने लोअर हाइज की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पर भी हम 3 PM पर अपनी सेलिंग की एंट्री ले सकते थे। आपको पता होगा कि 3 PM पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आता है, तो यहाँ पर हम उसमें अपनी एंट्री बना सकते थे। तो आप इस तरह से डाइवर्जेंस का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए देखूँ तो यहाँ पर मैं रिलायंस का चार्ट खोलूँगा। तो रिलायंस का चार्ट जो है वो हम आवरली टाइम फ्रेम पर खोलेंगे, यानी कि वो टाइम फ्रेम जिसमें स्विंग ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस वक्त हम RSI का जो यहाँ पर सोर्स है उसको क्लोज रखते हैं। तो इसको मैं क्लोज पे रखूंगा और इस पे मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मुझे एक पॉइंट मिला है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है या इस पॉइंट तक से, तो प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, लेकिन जो RSI है इसी पॉइंट पर वो नीचे से ऊपर गया है, यानी कि प्राइसेस में लोअर लोज की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जो RSI इसमें हायर लोज की फॉर्मेशन हुई है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में एक कंटिन्यूअस मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप रिलायंस के ही चार्ट में देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। लेकिन अगर हम RSI पे यही पॉइंट ऑब्जर्व करें तो इसने एक यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है और थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में भी गया है। तो ये भी एक डाइवर्जेंस का केस होता है, यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं और जो RSI है वो एक ही लेवल पर अपना सपोर्ट बना रहा है, या प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो RSI है वो एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो ये भी एक डाइवर्जेंस का केस होता है जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में एक बड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंट आया है। तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस देख सकते हो डिफरेंट स्टॉक्स में। आप इससे चाहे स्कैल्पिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो, तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इंट्राडे के लिए हम सोर्स में HL2 रखते हैं और हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोर्स में क्लोज रखते हैं, और जो RSI की सेटिंग्स है वो हम 60 और 40 रखते हैं। हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रेंड कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। जो हिडन डाइवर्जेंस है ये हमें हेल्प करती है कि हम ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है तो हिडन डाइवर्जेंस हमें हेल्प करता है कि हम ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ट्रेड लें, यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के देता है। सिमिलरली अगर एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें हिडन डाइवर्जेंस वहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के देता है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ क्लासिकल डाइवर्जेंस पढ़ा था, उसी तरह हिडन डाइवर्जेंस की भी टाइप्स होती है। इसका जो पहला टाइप होता है उसे हम कहते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, और इसका जो सेकंड टाइप होता है उसे हम कहते हैं बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है और हम इसे ट्रेड कैसे करते हैं, फिर हम इन दोनों को रियल चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखेंगे और इन्हें ट्रेड कैसे करते हैं। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो हायर लोज का पैटर्न बनाती है, जो कि एक अप ट्रेंड की खासियत होती है, यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, फिर एक रिट्रेसमेंट आ रही है और यहाँ पर पहला लो बन रहा है, उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर से एक रिट्रेसमेंट आती है और यहाँ पर एक लो बनता है। जो ये सेकंड वाला लो है ये पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर लो बनता है, जो कि एक अप ट्रेंड की खासियत होती है। इसी वक्त क्या होता है, अगर आपको दिखे कि जो RSI है वो लोअर लोज बना रहा है तो यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि प्राइसेस जो है वो हायर लोज का पैटर्न बना रहा है और इसी वक्त जो RSI है वो लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर अगर हम इन दो लोज को कनेक्ट करेंगे प्राइस पे तो वो हायर लो है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोज कनेक्ट करेंगे RSI पे तो यहाँ पर हमें लोअर लोज का पैटर्न मिलेगा। इसे हम कहते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हमें सजेस्ट करती है पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड, यानी कि जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है ये हमें एंट्री देती है स्विंग लो पॉइंट पर या उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होता है ये एक अप ट्रेंड में बेस्ट पॉइंट होता है एंट्री लेने का। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू क्लासिकल डाइवर्जेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इस स्टॉक का पहला लो है और ये इस स्टॉक का सेकंड लो है।
जो सेकंड वाला लो है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर है, तो हम यहाँ पर इन दो लोज को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बुलिश हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं वहां पर हम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हैं। प्राइसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अगर हम उसी वक्त आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं और जो प्राइसेस है इनमें हायर लोज का पैटर्न बनता है। ये हमें सजेस्ट करता है कि प्राइसेस जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में जा सकते हैं, इसमें अभी भी पोटेंशियल है। तो इसके जो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला जो ट्रेंड होगा वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगी। इसके लिए आपको पहला ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर जो प्राइसेस है वो फॉर्म करने चाहिए हायर लोज और जो आरएसआई है वो लोअर लोज का पैटर्न फॉर्म करना चाहिए। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस की डिफरेंस दिखाता हूँ। जो पहली डिफरेंस है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हम अप ट्रेंड में देखते हैं और जो बुलिश डाइवर्जेंस है यानी कि जो क्लासिकल डाइवर्जेंस है ये हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में, जब एक डाउन ट्रेंड होता है। जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस होती है ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस होती है, लेकिन जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है ये होती है ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में प्राइसेस हायर लोज का पैटर्न बनाता है, बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि क्लासिकल बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइसेस जो है वो लोअर हाइज का पैटर्न बनाता है। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में आरएसआई जो है वो लोअर लोज का पैटर्न बनाता है, लेकिन बुलिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में आरएसआई जो है वो हायर लोज का पैटर्न बनाता है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख सकते हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंड की खासियत होती है। यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं, फिर से एक रिट्रेसमेंट देकर पहला हाई बना रहे हैं, यहाँ पर फिर से प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं और सेकेंड रिट्रेसमेंट देकर यहाँ पर सेकेंड हाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये सेकेंड हाई होता है वो पहले वाले हाई के कंपैरिजन में लोअर होता है। इसी को हम कहते हैं कि जो डाउन ट्रेंड होता है या हिडन डाइवर्जेंस होती है इसमें लोअर हाइज का पैटर्न बनता है। और इसी वक्त क्या होता है यहाँ पर आरएसआई जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं, फिर से एक रिट्रेसमेंट देकर नीचे जाता है और सेकेंड हाई बनाता है। यहाँ पर जो सेकेंड हाई होता है वो पहले वाले हाई के कंपैरिजन में लोअर होता है और उसी वक्त जो आरएसआई वो पहला हाई बनाता है यहाँ पर, फिर जो नेक्स्ट हाई होता है वो हायर होता है पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में। यानी कि प्राइसेस में लोअर हाइज का पैटर्न बनता है और जो आरएसआई है यहाँ पर हायर हाइज का पैटर्न बनता है। ये हमें सजेस्ट करता है कि जो ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक में प्राइस जो है वो नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर पहले हाई की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर दूसरे हाई की फॉर्मेशन हुई। अगर मैं इन्हें एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन अगर मैं इसी वक्त आरएसआई के हाइज को ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हायर हाइज की फॉर्मेशन हुई है। तो इसे हम कहते हैं बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। वो ये हमें सिग्नल करता है पोटेंशियल डाउन ट्रेंड की जो प्राइसेस है वो अभी भी डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको एंट्री है डाउन ट्रेंड की वो आपको स्विंग के टॉप्स पे मिलती है ड्यू टू बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस के जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो है कि जो पिछला ट्रेंड होना चाहिए वो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इसमें जो प्राइसेस है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो आरएसआई है वो इसमें हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं यहाँ पर बियरिश हिडन डाइवर्जेंस और बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस को कंपेयर करूँ तो बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में पहला ट्रेंड जो है वो एक अप ट्रेंड होता है और जो बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस है इसमें जो पहला ट्रेंड होता है वो एक अप ट्रेंड होता है। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में प्राइसेस जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हैं और बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में प्राइसेस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करते हैं। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में जो आरएसआई है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है और बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में आरएसआई जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप खुद इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। और ये रहा आखिर पर डाइवर्जेंस का चीट शीट, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो इस पूरी एक इमेज में हमने सम अप किया है। ये है बुलिश यहाँ पर डाइवर्जेंस जो कि क्लासिकल डाइवर्जेंस है। इसमें जो प्राइसेस है वो लोअर लो की फॉर्मेशन करता है और जो आरएसआई है वो हायर लो की फॉर्मेशन करता है। और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस जो है वो हायर लोज की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो आरएसआई है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन करता है। बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो आरएसआई है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है और जो आरएसआई है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है।
अब जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है और बियरिश हिडन डाइवर्जेंस है, अब हम इनको रियल चार्ट पर देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनको ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा था। ये मई का चार्ट है, तो मई में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी थे वो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है इन्होंने एक हायर लो की फॉर्मेशन की है। लेकिन अगर हम यही RSI पे देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI है इसने लोअर लो की फॉर्मेशन की है, जो कि एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की निशानी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी जगह फिर से देखूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है इन्होंने एक हायर लो की फॉर्मेशन की है। लेकिन अगर हम फिर से RSI पे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो आप देख सकते हैं कि RSI में एक लोअर लो की फॉर्मेशन हुई है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन अभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री बना सकते थे। फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की डायरेक्शन में गए हैं। ऐसे ही आप और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के एग्जांपल्स देख सकते हैं जब मार्केट में एक अप ट्रेंड होगा। अगर मैं इसी में आगे देखूं, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख सकते हैं एक हायर लो की फॉर्मेशन हुई है। अगर मैं यही चार्ट पर यहाँ पर देखूं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI है इसलिए एक लोअर लो की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पर भी एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर भी हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर हम अब बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस की एग्जांपल देखें तो उसमें क्या हमें देखना है कि प्राइस जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करना चाहिए और जो RSI है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करना चाहिए। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि पहले ही डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम ये पॉइंट RSI पे देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI है ये यहाँ पर हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था, जो कि बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की निशानी होती है। इसके बाद हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। अगर हम इसे ही आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम इसे RSI पे देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके बाद हम अपनी BTST में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं एक तो प्राइसेस गैप डाउन खुले और दूसरे दिन भी प्राइसेस जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली नीचे आए हैं। तो इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स खुद देख सकते हैं। इसे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट के बिना इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और इसको आप ज़्यादातर स्कैल्पिंग में यूज़ करना। स्कैल्पिंग में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप यहाँ पर 1:3 के रेशियोज़ में प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पहले इसे बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही इसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करना। बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो इस बार सब्सक्राइब करके ही जाना।